हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम शुरू करते हैं नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के हैंड रिटन नोट्स का फर्स्ट रिवीजन। और जिन लोगों को इस प्रैक्टिस सेट के क्विज़ करने हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ इसके क्विज़ दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं क्विज़ करके, और क्विज़ इसके ज़रूर करने हैं आपको। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे तापू, भुइया जिसे हम भुइया भी कहते हैं, बांचो, पोपोर, मुखौटा डांस, लॉयन एंड पीक डांस यानी कि शेर और मोर का डांस जो कि मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और वार्डो छम। ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाई जाने वाली कुछ नृत्य शैलियाँ हैं। ऐसी कुछ अन्य राज्यों द्वारा बनाई गई नृत्य शैलियाँ जैसे सागपाओ जो कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश द्वारा बनाई जाती हैं, और काक्सर जो कि छत्तीसगढ़ द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका संबंध है मणिपुरी नृत्य शैली से। किससे? मणिपुरी नृत्य शैली से। और जो मणिपुरी नृत्य शैली है इसके दो भाग हैं, कौन कौन से? एक जागोई, दूसरा चोलोम। और इसकी शैली कितनी है? वो 3 शैलियाँ हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। और जो मणिपुरी नृत्य है इसमें वाद्य यंत्र पैना यूज होता है, और ताल इसमें 64 है, और नागबंद मुद्रा कितनी होती हैं? वो होती हैं 8। कितनी? 8। नेक्स्ट है, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमचंद जोशी को किस संगीत घराना से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं किराना घराना से। और जो पंडित भीमचंद जोशी हैं इनको भारत रत्न 2008 में मिला था। और जो किराना घराना है ये मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश ज़िले का है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले का है। उसके संस्थापक हैं करीम खान, वाहिद खान और शकूर खान। ऐसे ही आगरा घराना किससे संबंध? आगरा घराने से संबंध रखते हैं फैयाज खान, मालका खान। बनारस घराना से कंठे महाराज और समता महाराज। और ग्वालियर घराना से हस्सू खां और हद्दू खां संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, रामा वैद्यनाथन को किस भारतीय नृत्य शैली के उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामा वैद्यनाथन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भरतनाट्यम के लिए ये पुरस्कार मिला था। और ऐसे ही देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार और मिला सत्यनारायण को भी भरतनाट्यम के लिए मिला था। और भरतनाट्यम जो है वो हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मैंने आपको 8 शास्त्रीय नृत्य बताए थे। ऐसे ही मोहिनीअट्टम के लिए ये पुरस्कार मिला है नीना प्रसाद और रागिनी देवी को। उड़ीसी के लिए मायाधर राउत और रानी कर्ण को। और कुचिपुड़ी के लिए एन शैलजा और भारतीय विट्ठल को मिला है। नेक्स्ट है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो वो है महाराष्ट्र की। कौन से राज्य की? महाराष्ट्र की। ऐसे ही बिहार की कुछ चित्रकला अन्य राज्यों की जैसे मधुबनी, मिथिला जिसे हम कहते हैं, अरियन गोदना। तमिलनाडु की हैं तंजोर और कोल्लम। गुजरात की सातिया, अतिया और पिथौरा। मध्य प्रदेश की बाघ चित्रकला। केरल की कलमाजट्टू और मकली। और उत्तराखंड की है एपन। क्या? एपन। नेक्स्ट है, लिम्बाराम किस खेल से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं तीरंदाजी से, जो कि भूटान का एक राष्ट्रीय खेल है। क्या? तीरंदाजी। 2023 में अर्जुन पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को मिला है? तो वो मिला है मोहम्मद शमी को जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और पवन कुमार को और ऋतु नेगी को कबड्डी में, ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीनाथ स्वामी को तीरंदाजी के लिए, और मुरली श्रीशंकर को व्यायाम के लिए, और अजय कुमार को ब्लाइंड क्रिकेट के लिए मिला है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है 3+1। 3+1 यानी कि 3 साल के पिछले का रिकॉर्ड देखा जाता है इसमें, और 1 साल में जो अभी हाल ही में चल रहा हो उसका रिकॉर्ड देखा जाता है। तो ये कब से शुरू हुआ था? 1961 से अर्जुन पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है, जो कि जिसकी स्थापना 1985 से शुरू हुई थी। इसको इस वर्ष से देना शुरू किया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी 1991-92 से इसे देना शुरू किया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, और ये दिया गया था 2002 में पहली बार। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल। भारतीय वॉलीबॉल संघ जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, और इसकी स्थापना 1951 में हुई। और जो इसको ओलंपिक में 1964 में शामिल हुआ। और इसकी जो नेट की ऊंचाई होती है, वॉलीबॉल की नेट की ऊंचाई होती है जो पुरुषों की वो होती है 2.43 मीटर, और महिलाओं की 2.24 मीटर। और वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? वो होते हैं 6 प्लेयर। और इसका मैदान का माप होता है 18x9 मीटर, यानी कि 18 लंबाई 18 मीटर और 9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और बीच यानी कि समुद्र के किनारे जो खेल खेले जाते हैं उनमें मैदान के मापन होता है 16 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक
अली ट्रॉफी T20 में दी जाती है। पहली बार कब दी गई तो 2006 और 2007 में इसको आयोजन हुआ और 2023 में ये पंजाब ने जीती थी। और विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर के लिए ये पहली बार 1993-94 में इसका आयोजन हुआ था और 2023 में ये हरियाणा ने जीता था। तो सैयद मुश्ताक अली को पंजाब ने और विजय हजारे ट्रॉफी को 2023 में हरियाणा ने जीता। नेक्स्ट है एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है तो वो है सानिया मिर्ज़ा की। ऐसे ही सानिया नेहवाल की है प्लेइंग टू विन, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, मीराबाई चानू की वॉग इंडिया। और आगे है गोल्डन गर्ल ये पीटी ऊषा की है। अनगार्ड मिथाली राज की है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है। सटलिंग टू द टॉप ये पीवी सिंधु की है। और अनस्टॉपेबल शारापोवा। द वे ऑफ चैम्प्स ये नाओमी ओसाका की है जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। और बॉर्न अगेन द माउंटेन्स ये अरुणिमा सिन्हा की है। नेक्स्ट है आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। और ऐसे ही आर्टिकल 74 का एक वास्तविक कार्यकारी शक्ति यानी पीएम के पास है क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है और उसके बाध्य है। तो वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जो होती हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के पास हैं। और मंत्रिपरिषद किन किन लोगों से मिलकर बनता है तो ये 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनता है। पहले कैबिनेट, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उपमंत्री से मिलकर हमारे मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है यानी बनते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है तो वो होता है लोकसभा के लिए। ऐसे ही अनुच्छेद 75 हमारा कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और शपथ, योग्यता, वेतन, भत्ते के बारे में ये हमें बताता है। नेक्स्ट है मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए तो लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कब लागू किया गया तो ये किया गया 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कि मंत्रियों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है तो वो है आर्टिकल 78 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 77 हमारा कहता है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल 76 हमें बताता है भारत के न्यायवादी के बारे में। नेक्स्ट है जो हमारा महान्यायवादी होता है जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, ये भारतीय सरकार का यानी केंद्र सरकार होती है उसका कानूनी सलाहकार होता है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील भी इसे ही कहते हैं हम किसको, महान्यायवादी को, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है जो महान्यायवादी होते हैं वो संयुक्त बैठक जो लोकसभा और राज्यसभा आर्टिकल 108 के तहत बैठाई जाती है। तो इसमें जो महान्यायवादी होते हैं वो भाग ले सकते हैं तो जी हाँ बिल्कुल भाग ले सकते हैं, इसको आर्टिकल 88 में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 में तो महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, +12 करेंगे तो 88 आता है। तो 88 में ये भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, इसमें संयुक्त बैठक में ये वोट नहीं दे सकते, इनको अधिकार नहीं है। और इसमें अगर हम 17 ऐड करेंगे तो आर्टिकल 105 आता है जो कि महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में हमें बताता है। तो इसमें आपको 12-17 का कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 79 जो है वो संसद के प्रावधान के बारे में बताता है। तो इसमें 2 सदन होंगे, 2 सदन कौन कौन से होंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, RS LS। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। और इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर ही हमारा संसद बनता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 81 हमारा क्या कहता है, वो कहता है लोकसभा की संरचना, 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 83 संसद सदन की अवधि, 85 संसद के सत्र और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 बताता है। और 98 ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि संसद के सचिवालय के बारे में बताता है, आर्टिकल 98। नेक्स्ट है फायान किस सम्राट शासनकाल में आया था तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और जो फायान है वो हमारा एक चीनी यात्री था जो कि फैक्शियन जिसे हम कहते हैं, और ये लगभग 15 वर्ष तक भारत में आया था। और ये कब आया था 399 AD से लेकर 414 AD तक ये हमारे भारत में रहा था। और ये एक भिक्षुक था और इसकी जो बुक है जो कि बहुत चर्चित है, फाक्यो की, इसके द्वारा लिखी गई बुक है। ऐसे ही फायान और एक ह्वेनसांग यात्री था जो कि ये भी चीनी यात्री था जिसकी बुक है सिउ की। और ये किसके शासन में आया था तो ह्वेनसांग सिंह, हाँ या स्टार्टिंग है इसकी तो इससे याद रखना है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये भी लगभग 15 वर्ष ही हमारे भारत में रहा था और जिसने 629 AD से लेकर 644 AD तक ये हमारे भारत में रहा। अब बात आती है चंद्रगुप्त प्रथम जो कि महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। और इसकी जो पत्नी थी वो थी कुमार देवी जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कहाँ की, लिच्छवी वंश की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय
इसने कौन कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो इसने करी थी सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और इसकी जो बेटी थी प्रभावी गुप्त, इसकी जो पहला पति था वो ख़त्म हो गया। इसकी दूसरी शादी हुई बाघाटक नरेश रुद्रसेन से, जो कि इनके दूसरे पति थे। और इनका जो जीवन कार्यकाल है, जिनसे संबंध है, वो पूना ताम्र अभिलेख में मिलता है। और ये राजमाता बन गई थी जब इनके जो नाबालिग बेटे थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन, इनके समक्ष राज्य प्रतिनिधि के रूप में काम किया। अब बात आती है पूर्वी मालवा से किसके 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनकी शक पर विजय की जानकारी प्राप्त है? चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, शक धन अरि कहा गया। किसको कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो शकों का दुश्मन किसको कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इनको ही पूर्वी मालवा से 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इनकी जानकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मिलती है। अब बात आती है एरण अभिलेख का संबंध किस शासन से है? तो वो है बुद्धगुप्त। तो एरण अभिलेख किसने लिखा? बुद्धगुप्त ने। और भानुगुप्त ने भी एरण अभिलेख लिखा 510 AD में, जो कि शतई प्रथा के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ, जिसे हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ऐसे ही कुछ अन्य प्रदेशों के शीर्ष शिखर हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का है कांगटो, गुजरात गिरनार, केरल का अनामुडी, आंध्र प्रदेश का अरमाकोंडा, मध्य प्रदेश का धूपगढ़, नागालैंड का सारामती, उड़ीसा का देवमाली, और उत्तर प्रदेश का अस्मोथ, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और महाराष्ट्र के लिए कल सुबह। नेक्स्ट है, पिदुरत पिदुरत लागलाग किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो वो है श्रीलंका की। और श्रीलंका में एक सबसे लंबी नदी बहती है जिसे मावेली गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ अन्य देशों की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे भूटान की है गंगखर पुनसुम, म्यांमार की है खाकोबी राजी, नेपाल की है माउंट एवरेस्ट, और चीन की है चुमुलंगमा, पाकिस्तान की तिरमचीर, और बांग्लादेश की कोंकड़ा डोंग है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी का कितना % जनसंख्या भारत में है? तो लगभग 17%, 17.5% है, जो कि लगभग पूरे देश का 1/6, यानी कि 6 में से 1 लोग भारत में रहते हैं। विश्व का 1/6 है। और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 68.84%। और भारतीय जो शहरी जनसंख्या है जो भारत में रहती है वो है 31.64%। और इसकी जो वृद्धि हुई है 2001 के बाद 2011 में जो लगभग वृद्धि हुई थी वो 17.7%। अब हमने जो भारत की तो 17.5% विश्व का है, वैसे ही यूपी भारत की जनसंख्या का 16.49% है, जो भारत का 1/6 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी 66.77%। और अब वर्तमान में कुछ आंकड़ों द्वारा, ये तो 2011 में थी, अब लगभग अब आंकड़े बदल गए हैं। अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी वो हुई नहीं, तो लगभग आंकड़े हैं 71.42% और शहरी के हैं 83.18%। नेक्स्ट है, कुंदरे मुख यानी घोड़े के चेहरे की खाने, उनके आकार की जो खाने हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं? तो वो है कर्नाटक में। ऐसे ही कर्नाटक में कुछ सोने की खाने हैं, जैसे कोलार, हट्टी, ये भी कर्नाटक में ही स्थित हैं। अब कुछ अन्य खाना है जैसे बेलाडीला, ये छत्तीसगढ़ में है, और बाल्दा और गोरुमाहितानी ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, 1991 में भारत अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया? तो 2 चरणों में किया गया। पहले चरण में 1 जुलाई 1991 को, दूसरे चरण में 3 जुलाई 1991 को। और पहली बार इसका अवमूल्यन भारतीय रुपये का कब किया गया? तो वो किया गया 1949 में, और दूसरी बार किया गया 1966 में। नेक्स्ट है, 2017 से भारत में वित्त मंत्री किस तारीख को देश के केंद्रीय बजट पेश करेंगे? तो 1 फरवरी से कर रहे हैं। तो वो कर रहे हैं 1 फरवरी से। कब से कर रहे हैं? 1 फरवरी से। और 2016 तक ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में आया करता था। और इसका जो वर्णन है वो 1012 आर्टिकल 112 में इसके बजट के बारे में बताया गया है। और पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और आज़ाद भारत का जो पहला बजट था, आज़ाद भारत का जो 1947 में प्रमुख शेट्टी ने किया था। और पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है, पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को LPG सब्सिडी किसके द्वारा दी जाती है? तो वो दी जाती है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। पहल योजना का तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस द्वारा। जो हमारा पहल है ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू और नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है।
और पीएम उज्ज्वला योजना कब लागू हुई, तो 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से। और पीएम उज्ज्वला 2.0 जिसे हम कहते हैं वो 10 अगस्त 2021 को महोबा जिले से स्थापित हुई यूपी के से। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व को पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक, ये भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष बनाया गया, तो बनाया गया 1995 में 55 में सॉरी। और जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जिसे हम शाही बैंक भी कहते हैं, तो इसकी सबसे पहले स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता में हुई थी। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल, फिर 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे और 1 जुलाई 1847 को बैंक ऑफ मद्रास इसका नाम कर दिया गया और 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक नाम दिया गया इसको। और उसके बाद ये 1 जुलाई 1955 को इसको एसबीआई का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो किया जाता है सेबी एंड आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इम्पल्स। I=F×T, यानी कि जो फोर्स है बल किसी छोटी अवधि यानी टी के लिए जो बल लगेगा तो वो आवेग कहलाएगा यानी कि इम्पल्स कहलाएगा। नेक्स्ट है कुछ मापन यंत्र हमें याद रखने हैं, जैसे हम भूकंप किससे नापते हैं, तो हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं, किसमें, जिसे हम रिएक्टर स्केल भी कहते हैं, यानी कि एक साइंटिस्ट थे रिएक्टर, उनके ही नाम पर इसका नाम रख दिया गया है जिन्होंने इसकी खोज करी थी। अब सूर्य किरण तीव्रता एक्टिटोमीटर से, समुद्र तल की गहराई फेदोमीटर से, और वर्षा की मात्रा रेन गेज से, और समुद्र तल की ऊंचाई हिप्सोमीटर द्वारा हम नापते हैं। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी है, तो वो है लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फेरेडियम, ये क्षारीय मृदा धातु हैं। और आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है और उससे लगभग हर वर्ष एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल चैप्टर से जरूर आता है केमिस्ट्री के से, तो आपको बहुत अच्छे से एसपीटी, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक सारे याद करने हैं और पूरी पीरियोडिक टेबल आपको कंठस्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रोकोमा एक रोकथाम बीमारी है जो खराब स्वच्छता और सफाई के परिणाम स्वरूप होती है। यह किस शरीर के अंग को प्रभावित करती है, तो वो करती है आँखों के। तो आँखों से अन्य आँखों के रोग हैं जैसे मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और जो ट्रोकोमा, ये सब आँखों से संबंधित रोग हैं। ऐसे ही मस्तिष्क से संबंधित है मेनिंजाइटिस, लीवर से पीलिया, लंग्स से निमोनिया, लीवर हेपेटाइटिस और स्प्लीन से मलेरिया। नेक्स्ट है भय के प्रकार, जैसे जो कोई व्यक्ति या मनुष्य अंधेरे से डरता है तो उसको क्या कहते हैं, तो निक्टोफोबिया पक्षियों से, और ऑर्निथोफोबिया जंतुओं से, जोफोबिया, और प्रकाश से फोटोफोबिया, रंग से क्रोमोफोबिया, बारिश से ओम्ब्रोफोबिया, समुद्र से थैलासोफोबिया, चढ़ाई से क्लाइमोफोबिया और जल से हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगर इन चीज़ों से डरता है तो इनके जो कुछ साइंटिफिक नेम है वो याद रखने हैं हमें। नेक्स्ट है हाल ही में किसे यूपीएससी निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि यूपीएससी में किसे डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हंसा मिश्रा को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो भी किया गया है मनोज सोनी को। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की तो करते हैं राष्ट्रपति हमारे, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए उसी को। नेक्स्ट है यूपीएससी, जिसकी फुल फॉर्म, यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं। तो उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रॉक वॉकर, और इसको भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक इसके बारे में बताया गया है। और इसका आयोजन 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था। हाल ही में किसे 2024 में एबल पुरस्कार, जो कि गणित के लिए दिया जाता है, में सम्मानित किया गया, तो मिशेल टेलांग्रेड को। और जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, कब हुई थी, 3 में, जो कि गणित के लिए दिया जाता है। 2024 में प्रेत्जक अवार्ड वास्तुकला के लिए दिया जाता है, ये किसको मिला है, तो मिला है रिकेन यामामोटो को। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ बसंतवार सिंहोत्सव मनाया गया है, तो गोवा में मनाया गया है। ऐसे गोवा में कुछ अन्य चीज़ें जैसे इंडिया एनर्जी वीक 2024, और भारत का पहला उत्सव लाइट हाउस कहाँ बन रहा है, वो गोवा में। और सभी हॉस्पिटल्स में IVF फेरी कहाँ दी जा रही है, वो दी जा रही है गोवा में। नेक्स्ट है दुनिया में पहले ओम आकार के मंदिरों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है हमारे राजस्थान प्रदेश में।
ये एक राज्य है, राजस्थान के राज्य में किया गया है, जहाँ 1000 मूर्तियाँ बनाई जाएंगी शिव जी की और नागर शैली द्वारा, और इसको पाली जिला में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क का क्वेश्चन, भारत का पहले हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल मंदिर कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और सब लोग पूछते हैं कि इसकी जो PDF जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इससे मैं कराता हूँ, ये कहाँ मिलेगी? तो ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैं बायो में छोड़ दूँगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। और धीरे धीरे हमने 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे 40 के 40 प्रैक्टिस सेट पूरे कर लेंगे, जिससे हमारी GS में एक अच्छा स्कोर डेवलप हो पाएगा। धन्यवाद।